morning students. Magnetic effects of electric current, lecture 4. एप्लीकेशन तो 12 साल पर चल रही थी, 2 एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, थर्ड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं और थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब आपके पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है जिसकी वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। फाइनाइट लेंथ का है ये कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और जो वायर है बहुत थिन वायर ले रखी है हमने एक बार, ये थिन वायर है। वायर का क्रॉस सेक्शन सिलेंड्रिकल रखिएगा दिमाग में, एक सिलेंड्रिकल वायर के अंदर करंट आई जा रहा है। इसके बाद की वायर के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इतने सेगमेंट की वजह से बात कर रहे हैं। इसके बाद करंट कहां गया, कहां से आया था, कोई जानकारी नहीं चाहिए हमें। इस सेगमेंट की वजह से इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये निकालना है। और इसके लिए ये भी मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये दोनों तरफ से सिमेट्रिकली लोकेटेड नहीं है, अलग अलग एंगल्स बनेंगे। नीचे की तरफ बड़ा दिखाया है, ऊपर की तरफ छोटा दिखा दिया है, तो मर्जी कीजिए। ये एंगल जो सबटेंड होंगे फाइनली ये सेम नहीं है, सेम हम 5 और 5 ये फाइनल और 5 एंगल्स हैं। अगर ये बिल्कुल सेंटर से पॉइंट आ गया तो 5 और 5 दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा, निकालना शुरू कर रहे हैं। हमारे पास एक किलो है, वो बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ एक एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है, तो एक एलिमेंट से बात शुरुआत करेंगे। डायग्राम ध्यान से देखिएगा, प्रोसेस को ध्यान से देखिएगा। ये कंडक्टर हो गया जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ये रहा, r डिस्टेंस पर है यहां से। यहां से स्मॉल l डिस्टेंस नीचे हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इस करंट एलिमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, आइडियल। इस डिस्टेंस को मैं कैपिटल R बोल देता हूं बच्चों, जब फील्ड निकालना है चेंज कर देता हूं, और स्मॉल r डिस्टेंस यहां से लिख देते हैं। चेक करिए आप r इस एलिमेंट से मेजर कर रहे हैं, यहां पर फील्ड कितना होगा वो लिखना है। इस एंगल को हम लोग थीटा बोल देते हैं और इस एंगल का मैग्नीट्यूड फाई बोल देते हैं। फाई आपने इस लाइन से मेजर करना शुरू किया, भूलिएगा मत, यानी ये फाई इक्वल टू 0 डिग्री वाला लाइन और ये एंगल फाई है। अब इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना है, तो dB की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखनी पड़ेगी। तो dB इक्वल टू μ0/4 पाई IDL sin थीटा बाय r स्क्वायर। आइडियल भी आ गया, थीटा भी आ गया, r स्क्वायर भी आ गया। करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। आप लोग यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दो रूल से निकाल सकते हैं। पहला राइट हैंड थंब रूल, इस वायर के राइट में जितने पॉइंट है वहां पर हाथ राइट हैंड थंब लगाने के लिए जो फिंगर्स को कर्ल करके पकड़ोगे उस वायर को, तो जो टेंजेंट होगी वो अंदर की तरफ जाएगी, यानी P पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा इनवर्ड। सर्कुलर बनाओगे इस तरीके से चीजें, सर्कुलर बनाओगे तो P पर टेंजेंट अंदर की तरफ जाएगी। या फिर आइडियल क्रॉस R से, R ये रहा, आइडियल ये रहा, आइडियल क्रॉस R, आइडियल क्रॉस R से क्रॉस प्रोडक्ट में थंब अंदर की तरफ, तो dB की डायरेक्शन अंदर की तरफ है और हर एलिमेंट की वजह से dB अंदर की तरफ होगा, यानी किसी का इंटीग्रेशन करना है। dB वेक्टर फॉर्म सभी एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर, हमेशा किसी को इंटीग्रेट करना है, कोई कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे। तो dB की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 0/4 पाई आइडियल sin थीटा बाय r स्क्वायर। चेक कीजिए इसमें क्या क्या वेरिंग चीजें हैं। L बदलेगा तो dl बदलेगा, L बदलेगा तो थीटा भी बदलेगा, L बदलेगा तो r ही बदलेगा, और इनके सबके बदलने से b बदल रहा है। मतलब टोटल 4 वेरिएबल है इस इक्वेशन में, L थीटा r और b। इन सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने वाला हूं। डायग्राम ध्यान से देखते चले जाइए। ये b की वैल्यू आ चुकी है इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहली चीज देखिए ध्यान से, सबसे पहले रिप्लेसमेंट ले लेते हैं थीटा का, फाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे।
थीटा प्लस फाई 90 के बराबर है, तो फाई की वैल्यू या थीटा की वैल्यू 90 माइनस फाई आ जाएगी और साइन थीटा की वैल्यू साइन 90 माइनस फाई के बराबर आ जाएगी, यानी साइन थीटा कॉस फाई के इक्वल आ गया बच्चों। सेट इक्वेशन नंबर 2, इसकी रिप्लेसमेंट फाई की फॉर्म में हो चुकी है। स्मॉल r cos फाई कैपिटल R के बराबर है। आप लोग चाहें तो इस ट्रायंगल को OPQ नाम दे सकते हैं, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल OPQ से ये लिखा है, सब कुछ राइट एंगल ट्रायंगल OPQ से लिख रहे हैं। अगेन चूज कीजिए राइट एंगल ट्रायंगल OPQ में r cos फाई जो है वो कैपिटल R के बराबर है। स्मॉल r cos फाई इक्वल टू कैपिटल R, तो स्मॉल r की वैल्यू r sec फाई के बराबर आ रही है। सेट थर्ड, तो स्मॉल r भी 5 में कन्वर्ट हो गया, ये भी 5 में कन्वर्ट हो गया। अब इस डिफरेंशियल एलिमेंट dl की बात करनी है। अगेन पिक द ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल OPQ, क्या आएगा ध्यान से देखिए, l by r tan फाई के बराबर है, तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी r tan फाई, तो dl की वैल्यू आ जाएगी r sec स्क्वायर फाई d फाई। तो समझिएगा ध्यान से, यहां पर जब इस dl की बात आएगी तो हमने फाई को सेंटर से नाप रखा है। एक्चुअली ये एंगल dl के बदलने से ये फाई से फाई प्लस d फाई भी तो होगा ना, तो dl और d फाई का रिलेशन भी आ गया। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। l by r tan फाई था, डिफरेंशिएशन कर दिया फाई के रिस्पेक्ट में, तो dl इक्वल टू r sec स्क्वायर फाई d फाई, dl by d फाई अंदर, d फाई उस तरफ चला गया। अब इस 2 3 4 को यूज कीजिए 1 में, यूजिंग 2 3 4 इन 1, 2 3 4 का यूज अगर 1 में करोगे तो db की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई idl, dl की जगह पर हमें लिखना था r sec स्क्वायर फाई d फाई cos फाई डिवाइड बाय ये साइन थीटा की जगह पर cos फाई आया बच्चों, डिवाइड बाय स्मॉल r स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, sec स्क्वायर फाई से sec स्क्वायर फाई कैंसिल और एक r घटा, आंसर की वैल्यू आ गई है आपके पास, इस चीज की वैल्यू आ गई म्यू नॉट a अपॉन 4 पाई r cos फाई d फाई, ये db की वैल्यू है। और ये टर्म आपको बार बार प्रूव करनी आनी चाहिए, इस चीज की जरूरत आपको बहुत बार पढ़ने वाली है। रिजल्ट तो इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, लेकिन इस db की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये फाई की टर्म में कन्वर्ट हो गया। अब टोटल b निकालना है, तो टोटल b किससे आएगा हम लोग जान चुके हैं, दैट विल कम आउट विद इंटीग्रेशन ऑफ db म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r तो कांस्टेंट है बच्चों, तो इंटीग्रेशन होगा cos फाई d फाई का, ये टोटल b की वैल्यू आ गई है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट हमारे पास आ चुका है जो लिमिट लगाने का है, और अगर लिमिट लगानी आ गई तो बात सारी क्लियर हो जाएगी आप सबको। अब आपको एलिमेंट कहां से कहां तक लेके चलना है, यहां से लेकर यहां तक सारे एलिमेंट्स के लिए इंटीग्रेट करना है, और आपने इस एंगल को फाई इक्वल टू 0 लाइन बोल रखी है कि ये फाई इक्वल टू 0 लाइन है। इसका सिंपल सा मतलब ये कि अगर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करना है तो आपको एक तरफ की लिमिट नेगेटिव और एक तरफ की लिमिट पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये फाई इक्वल टू 0 एंगल था। तो लिमिट वाली बात ही समझने वाली है। इस लिमिट वाली बात को यहां से समझिए कि पहला एलिमेंट आपने यहां पर काटा, तो दिस एंगल मस्ट बी -φ1, ये -φ1 से 0 तक गया और फिर ये +φ2 तक गया। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये +φ था तो ये 0 तक गया, बाद में ये -φ तक गया। तो आपकी जो है कैसे मर्जी बोलिए, लेकिन बाय कन्वेंशन अभी हम लोग जो लेके चल रहे हैं जो आसान है वही कि इसको -φ से 0 फिर 0 से φ निकलेंगे, तो वही काम कर रहे हैं बच्चों। इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाई हमने -φ1 टू +φ2। याद रखिए φ1 ये वाला एंगल है, φ2 ये वाला एंगल है। यहाँ पर हमें एंगल का मैग्नीट्यूड चाहिए था क्योंकि हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें लिखनी थी, लेकिन अब इंटीग्रेट करने के लिए सावधानी से -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो -φ1 से φ2 तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cos फाई, sin फाई होता है, पॉजिटिव sin फाई होता है, तो sin फाई लिमिट फ्रॉम -φ1 टू +φ2, लिमिट लगा दीजिए म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई r
साइन फाई टू माइनस साइन माइनस फाई वन, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो आंसर क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन। दोनों तरफ के फील्ड क्या हो गए हैं, ऐड हो गए हैं। चाहो तो साइन फाई वन को पहले लिख लो, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। इट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये टर्म ये विषय फिर समझ में आएगा, लेकिन इतने सेगमेंट की वजह से फील्ड इतना है। बच्चों ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट मेजर किए हैं, ये फाई वन फाई टू कहां मेजर किए हम लोगों ने, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एक साथ जो पोजीशन में प्रदान आ रहे हैं उनसे ये एंगल्स मेजर किए गए हैं। सपोज करो अगर एंगल हम लोग ये वाले थीटा 1 थीटा 2 बोल दें कि मैं वायर के साथ के एंगल गिवन है एक्सट्रीमिटीज के साथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से जुड़ते हैं, तो सिंपल सी बात है, फाई 2 की जगह पर लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा 2, फाई 1 की जगह पर लिखा जाएगा 90 माइनस थीटा 1, तो ये एक्सप्रेशन कॉस में चेंज हो जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई r cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ये भी लिखा जा सकता है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको कैसे प्रूफ किया है हम लोगों ने इस चीज को। जिस प्रकार ये एप्लीकेशन हमने भी पढ़ी है, हमने पहली एप्लीकेशन जो पढ़ी थी उसके अंदर एप्लीकेशन की एप्लीकेशन पढ़ी थी, इस एप्लीकेशन की बहुत सारे एग्जांपल्स एप्लीकेशन हमें अभी आगे पढ़ने की, तो बहुत ध्यान से इसको समझिए, इसको नोट कीजिए पॉज करके, क्योंकि इसके बाद अलग अलग सेगमेंट्स के लिए इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, अलग अलग एग्जांपल और लेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। ये फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर था, भूल मत जाना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट में फाइनाइट भी आएगा, इनफाइनाइट लेंथ वाले कंडक्टर की अभी बात करेंगे हम लोग। इतने सेगमेंट की वजह से P पर फील्ड इन दो एक्सप्रेशन से और एलिमेंट का फील्ड ये रहा। ध्यान से स्क्रीन को पॉज करके इतनी बातों को नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों इसको पॉज करके, और आगे बढ़ रहे हैं हम लोग इसके अंदर। अब इस रिजल्ट की आगे की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे बच्चों। ध्यान से देख लीजिए, फाई 1 फाई 2 कहां मेजर किया हमने, एक्सट्रीमिटीज वाली लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो एंगल बनानी है वो फाई 1 फाई 2 है। अब फाई 1 फाई 2 मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है, क्योंकि उसके नेगेटिव वाले का इंपैक्ट हमने यूज कर लिया है जी। सर वो मैग्नीट्यूड पुट करते हैं, फाई 1 फाई 2 सब न्यूमेरिकल वैल्यूज रहेंगी, वापस नेगेटिव पॉजिटिव कुछ पुट नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। और थीटा 1 थीटा 2 वायर्स के साथ मेजर एंगल है, एक्सट्रीम्स लाइन जो बनी हुई है ऑब्जर्वेशन पॉइंट के तरफ चलते हुए। आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, देखिएगा ध्यान से। एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देखते चले जाएं और देखते चलिए कैसे कैसे इनके बारे में बात करनी है जी। मानिए आपके पास, अगर बी की वैल्यू वापस लिखते हैं, क्या निकाली, ये करंट कैरिंग कंडक्टर, यहां से ये वाला एंगल फाई 1, ये वाला एंगल फाई 2, ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां से r डिस्टेंस दूरी पर, तो B का एक्सप्रेशन हमारे पास है म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ध्यान रखिएगा, साइन फाई 1 साइन फाई 2, और अगर थीटा 1 थीटा 2 दे रखे हैं तो मालूम है आंसर क्या लिखना है, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2। ये दो चीजें हमारे पास है। अब इनके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकाल लेते हैं, वो चेक कीजिए। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट बिल्कुल मिड में है, तो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ये सेपरेशन तो r है ही है, तो B का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r ट्वाइस ऑफ साइन फाई, ये फाई 1 इक्वल टू फाई 2 इक्वल टू फाई की सिचुएशन, तो कितना आंसर आ गया, म्यू नॉट I अपॉन
2 पाई r sin phi। आंसर आपको याद बेसिकली वही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये तो निकल ही जाएंगे। इसे हम लोग cos थीटा से रिप्लेस कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, ये हमें समझ में आ गया कि करंट कैरिंग वायर ये नहीं, बताते चले जाइए कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है। इस वायर के राइट में ये जो राइट हैंड फिंगर्स हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे, तो बी इनवर्ट है। ये केस 1 लिखा हम लोगों ने। केस 2 चेक कीजिए। For infinitely long straight current carrying conductor, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का यूज हम आगे चल के भी बहुत बार करेंगे। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो गया बच्चों। इसका मतलब ये जो कैपिटल आर होगा ये इस लेंथ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो गया। अगर ये कैपिटल आर इस लेंथ के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल हो गया तो आप चेक कर लीजिए कि phi1 phi2 विल लीड टू 90 डिग्री। ये जितना छोटा तो चला जाएगा ये 90 में कन्वर्ट होता चला जाएगा। और θ1 θ2 लीड्स टू 0 डिग्री, ये 0 डिग्री की तरफ मूव कर जाएगी चीजें। कब? जब ये बिल्कुल नेग्लिजिबल, ये बहुत बड़ी वायर होगी इनफाइनाइट लॉन्ग, तो ये चीज तो नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? sin 90 sin 90 रखोगे यहाँ पे तो आंसर आएगा बी का आपके पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। भूल मत जाइएगा कि सर्कुलर लूप वाले क्वेश्चन में सेंटर पे फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आ रहा था, इसमें पाई साथ में आ रहा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ये इनफिनिटली लॉन्ग वायर होगी। इसी में आपको एक बात याद रखनी है, फोर स्पेशल केस थर्ड है, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर विद ऑब्जर्वेशन पॉइंट in front of one end। डायग्राम से समझता हूं कि क्या चीज हुई। ये सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर क्या हुई, आपको डायग्राम यूं दे रखा होगा कि इस तरफ से ये इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड के, एक एंड के बिल्कुल सामने है। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हो गया P और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। यहां पर ये वायर होती तो एंगल ये वाला आता, ये वायर खत्म होगी तो इंप्लाइज, ये वायर खत्म करोगे इंप्लाइज phi1 लीड्स टू 0 डिग्री एंड phi2 इज 90 डिग्री। कारण ये इनफाइनाइट है तो ये चीज बहुत छोटी भी कंपेयर होगी तो ये एंगल कितना कहलाएगा 90 डिग्री। और अगर θ1 θ2 की बात करूं तो θ1 90 हो जाएगा और θ2 0 डिग्री हो जाएगा। चेक कीजिए, इधर से एंगल बढ़ रहा था तो θ1 into 90 और इनफाइनाइट लॉन्ग में एंगल बन जाएगा 0 डिग्री। तो या तो ये लिमिट पुट होगी या ये लिमिट पुट होगी, लेकिन आंसर क्लियर है। एक sin 90 एक sin 0 बनेगा, एक cos 90 cos 0 बनेगा। आंसर क्लियर है। सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो फील्ड आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। क्या समझ में आ रही है सबको? क्या बच्चों कैसे आंसर निकाला है? ये सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर थी। फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन में आपको और क्लैरिटी आएगी हाउ टू यूज सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस। सोच समझ के आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, उस क्वेश्चन को देखिए। ये फोर्थ केस कह दो चाहे क्वेश्चन कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। मान लीजिए ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये रहा आर डिस्टेंस पर और वायर की लेंथ इधर आर है और इधर इनफाइनाइटली लॉन्ग है। इस तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग है, इस तरफ ये डिस्टेंस आर है। अब आप आंसर क्या देंगे? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो इसे तो 90 डिग्री से रिप्लेस करना है और ये भी आर और ये भी आर, तो पक्का इस एंगल को 45 डिग्री से रिप्लेस करना है।
तो φ1 की वैल्यू आपके पास 45 डिग्री है, φ2 की वैल्यू 90 डिग्री है। देन व्हाट विल बी योर आंसर? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर sin 45 प्लस sin 90 इनवर्ट, विक्रम ऊपर है तो फिर से इनवर्ट ही आएगा। मेरे ख्याल से क्लैरिटी आ गई होगी हाउ टू राइट इट बच्चों। लास्ट एग्जांपल में बहुत कुछ क्लियर कर दूंगा, देखते हैं आप लोग कैसे इस बात का जवाब देते हैं। इस लास्ट एग्जांपल को उसको हटा के लिख रहा हूं, फर्स्ट जो केस लिखा हुआ था चेक करें। इस एग्जांपल के बाद और अगली एप्लीकेशंस की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे हम लोग। ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 5 लिख रहा हूं। आपको वायर दी गई है इस प्रकार से, सोच समझ के दीजिएगा चीजें। ये 5 बोल दो या क्वेश्चन ही बोल लो, कोई समस्या नहीं है, इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, सोच समझ के आंसर देना है। ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां से r डिस्टेंस पर है और वायर इतनी ही है, ये डिस्टेंस r है और ये वाली डिस्टेंस √3r है और वायर इतनी ही लेंथ की है। इस वायर की वजह से इस पॉइंट P पर फील्ड लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझने के लिए चीजों को है आसान सा। स्क्रीन को पॉज करना है अपने और आपने इसको सॉल्व करके देखना है। मैं इसका आंसर शुरू कर रहा हूं, आपको पॉज करके सॉल्व करना है। ऑब्वियस बात है कि ये एंगल होगा 45 डिग्री का, ये भी r ये भी r, और ये √3r है और ये r है, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री का। लेकिन चेक करें, वायर नीचे की तरफ है ही नहीं, वायर नीचे की तरफ है नहीं, तो ये φ1 φ2 तो नहीं है, ये दोनों φ2 की वैल्यूज ही हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं आपके पास बच्चों। दो तरीके कैसे? अभी आपने सेमी इनफाइनाइट वाला केस सॉल्व किया था, ये सिमिलर पॉइंट था, ये इनफाइनाइट, ये सेमी इनफाइनाइट का केस। इसमें एक एंगल आपने 90 लिखा था तो आपके पास आंसर आ गया था। इसके अंदर सिचुएशन बिल्कुल सिंपल से लेके चलिए कि दोनों तरफ के एंगल पता है, तो आप इतनी वायर का फील्ड निकाल के इतनी वायर का फील्ड माइनस कर दीजिए। इतनी वायर के फील्ड में लिमिट्स क्या क्या आएंगी? एक φ0 हो जाएगा, एक φ60 आ जाएगा, सेकंड केस में एक φ0 हो जाएगा, एक φ45 आ जाएगा, दोनों फील्ड आगे, पूरे का फील्ड निकाल के इतने का फील्ड माइनस कर दो। ठीक है जी। या फिर एक काम करो कि जब आपको याद हो, फील्ड आपने लिखा था μ0/4 पाई r cos phi d phi, ये dB की वैल्यू थी, उसमें एक लिमिट नेगेटिव एक लिमिट पॉजिटिव डाली थी। इस केस में दोनों लिमिट पॉजिटिव डाल दीजिए, तो जो आपको बात कर रहे हो वो यहां से भी क्लियर हो जाएगी। तो समझ में आ गया बच्चों को कैसे प्रोसीड करना है? पूरा आंसर निकाल के दिखा देता हूं, ये चीज तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जो पहले बात बोले थे कि इतने का फील्ड निकाल के इतना माइनस कर दो, उसको यहां प्रोसीड कर देता हूं। देखिए वो माइनस वाला तरीका बोल रहा हूं, कैसे करेंगे अपने बच्चों। एक मेथड तो लिख दिया इंटीग्रेशन वाला, दूसरा माइनस करने वाला बता रहा हूं। पहले आप लोग इस 60 डिग्री वाले का फील्ड निकाल लें, इतने का फील्ड यहां निकाल लें। इतने का फील्ड कितना आ जाएगा? μ0I/4 पाई r sin 60 और प्लस sin 0, वो तो 0 ही हो गया। अब बाद में आपको 45 डिग्री सेगमेंट वाले का फील्ड माइनस करना है, तो माइनस μ0I/4 पाई r sin 45, तो ये इंटीग्रेशन से भी ये आंसर आ रहा है, sin 60 माइनस sin 45। तो ये आपकी थॉट है कि कैसे इसको प्रोसीड करते हैं। ये वाले एलिमेंट से या इतने का फील्ड निकाल के इतने से माइनस करना, सेम लीड्स टू सेम आंसर, बोथ लीड्स टू सेम आंसर। बच्चों क्लियर हो गया कैसे आंसर निकालना बच्चों माइनस करके? मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना आना चाहिए किस तरफ है और कितना है। ध्यान से नोट कर लीजिए इन सब चीजों को बच्चों।
स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से फील्ड लिखा है, इसकी फील्ड लाइंस को प्लॉट करके दिखाता हूं बच्चों। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को प्लॉट कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब सारे क्वेश्चन ही हैं। ध्यान दें, जनरली आपको वायर्स ऐसा में शुरू किया ही आर्टिकल यू शुरू किया है, तो इस पूरी वायर की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यू दिखाया जाएगा। कई बार बच्चा सोचता है कि पता ही नहीं लग रहा कि ये लूप ऊपर से नीचे से है, तो जनरली इसको यहां से हटा के दिखाया जाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये लूप सामने आ रहा है और ये लूप पीछे से जा रहा है। तो ये चीज डॉटेड से भी शो की हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। करंट कैरिंग वायर ये नहीं, डॉटेड का मतलब ये पीछे से घूम के आ रहा है, ये पीछे से घूम के आ रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को यू प्लॉट किया हुआ है, जब आप अपने फिंगर को कर्व करेंगे थंब करंट की डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये रही बच्चों। लेकिन जनरली करंट कैरिंग कंडक्टर्स आपको यूं दिए होंगे, ऐसे डॉट लगा के या ऐसे क्रॉस लगा के। अब डॉट लगा के बोल दिया गया कि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। अगर ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसमें ये शो यूज किया जा रहा है डॉट का मतलब ये कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है। कंडक्टर पड़ा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड एंड करंट इज कमिंग आउट। दोबारा से बोलता हूं, कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द बोर्ड, यानी यू पड़ा है कंडक्टर एंड करंट इज कमिंग आउट। कंडक्टर is placed perpendicular to plane of board, a plane of paper with current coming out। तो ये चीज बन जाएगी। और करंट गोइंग इनसाइड, तो ये वाला क्रॉस का साइन आ गया। अब इस कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी? आप इस कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ेंगे तो थंब करंट की डायरेक्शन में आ गया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। एरो लगा लीजिए। इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी आएंगी? क्रॉस का साइन है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन करंट की डायरेक्शन में थंब, तो कर्व फिंगर्स ये रही जो कि इस बार क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बात सबको समझ में आ गई कि कैसे शो किया गया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कंडक्टर के लिए। स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे डिनोट किया जाएगा बच्चों। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको प्लॉट करनी आ गई है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। सपोज करो कंडक्टर आपके पास इतनी ही लेंथ का है और मैग्नेटिक फील्ड यहां लिखना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी पूरे कंडक्टर की वजह से। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? चाहे कंडक्टर यहां पर प्रेजेंट नहीं है लेकिन इन एलिमेंट की वजह से तो फील्ड आएगा ना। तो बताने का तरीका फिर दो आ गए। इतने एलिमेंट को पकड़ोगे तो इस एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड यूं ही चलेगा, यूं ही चलेगा मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जाएगा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से अंदर ही जाएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर ही रहेगा। या फिर एक तरीका और है, आइडियल क्रॉस आ रहा था, इस एलिमेंट की वजह से आइडियल ये रहा, आर ये रहा, आइडियल ये रहा, आर ये रहा, तो आइडियल क्रॉस आर से फील्ड अंदर की तरफ आ रहा है और हर एलिमेंट की वजह से अंदर की तरफ ही जाएगा। तो यहां पर फील्ड लाइंस अगर प्लॉट करनी हो तो सिमिलर पैटर्न में प्लॉट होंगी। आगे समझ रहे हैं? दूरी की वजह से मैग्नीट्यूड कम होता चला जाएगा, वो अलग बात है। डिस्टेंस तो डिपेंड कर ही रहा है, इस एंगल पे तो डिपेंड कर ही रही है चीज, वो बात अलग है कि डिपेंड कर रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड से कम हो से ज्यादा हो आएगा इस तरफ। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि यहां पर करंट एलिमेंट है ही नहीं, इसकी वजह से तो आएगा। समझ में आ गया? तो करना क्या है, वायर को पकड़ना राइट हैंड में, थंब शुड बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्व फिंगर को देखो, चाहे तार से नीचे वाले पॉइंट्स देख लो, चाहे तार के ऊपर पॉइंट्स देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर आइडियल क्रॉस आर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी आपके पास। समझ में आ गया होगा बच्चों आप सबको अच्छे से ये चीज नोट कर लीजिए। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको बहुत सारे करने होंगे। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होगा, कहीं पर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ जाए तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग एलिमेंट की वजह से जो फील्ड होता है उसके वेक्टर सम के बराबर होता है।
तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर भी वैलिड है, तो फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहां पर भी वैलिड है। एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आसान से, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। चेक करते हैं बच्चों, कुछ आंसर्स को आप याद रखिए, अब डायरेक्टली जो एक्सप्रेशंस आपने निकाल रखे हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना किस तरफ होता है आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन पहला ले रहा हूं, आसान से क्वेश्चन है। सपोज करो ये बोल दिया गया कि आपके पास एक इनफाइनाइट वायर की सिचुएशन है, लेकिन वो इस तरीके से दे रखी है, इसका एक सेगमेंट जो है वो सेमी सर्कुलर भी है बीच में आर रेडियस का। तो इन वायर्स के बीच का गैप कितना आ गया आपके सामने है, इन वायर्स के बीच का गैप आ गया आर, टू आर सेपरेशन ये सर्कुलर सेगमेंट है। कहा गया इसके सेंटर पर बी निकाल दीजिए, ये इनफाइनाइट इस तरफ जा रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा। तीन सेगमेंट आपके पास, दो सेमी इनफाइनाइट के सेगमेंट हो गए और तीसरा सेमी सर्कुलर सेगमेंट हो गए। अगर B1 लिखोगे तो पहले तो लिख लेते हैं B की वैल्यू कितनी आएगी, B1 प्लस B2 प्लस B3। बहुत ध्यान से लिखिएगा, सेमी इनफाइनाइट का आंसर होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। कैसे लिख रहा हूं चेक कर लीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर चेक कीजिए कैसे, साथ साथ डायरेक्शन मेंशन कीजिए। इसकी वजह से B इनवर्ड होगा, तो इनवर्ड का साइन। B2 मेंशन कर रहा हूं, सेमी सर्कुलर वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर, साइन मेंशन कीजिए इनवर्ड। क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड होता है, सर्कुलर करंट रूल लगा दिया या तार को पकड़ के देख लो बी इनवर्ड। फिर बारी आती है B3 की, सेमी इनफाइनाइट वायर है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, इनवर्ड या आउटवर्ड। इस तार को पकड़ोगे तो यहां से हाथ अंदर जाएगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर हाथ बाहर आएगा, तो यहां पर फील्ड है आउटवर्ड। ये दो वैल्यूज बराबर और अपोजिट में तो कैंसिल हो जाएंगी, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर इनवर्ड। आयना में जवाब दे दीजिए बच्चों, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर इनवर्ड। समझ में आ गया होगा आप सबको क्वेश्चन ये वाला। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पता है किस बात में आती है, बच्चे ये सोचते हैं कि तो हाथ अंदर गया जी, हाथ तो बाहर आया जी। फिंगर्स को वहां देखना है जहां पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। इस वायर को जब पकड़ोगे तो इस पॉइंट के लिए ये फिंगर्स अंदर जाएंगे, बाहर तो आएंगे, घूमेंगे भी, यूं भी घूमेंगी, लेकिन इस पॉइंट पर जो सर्कल बनेंगे, इस पॉइंट पर जो सर्कल बनेगा उसकी टेंजेंट अंदर की तरफ जाएगी। इसकी वजह से जो सर्कल बनेंगे यहां पर उसकी टेंजेंट बाहर की तरफ आएगी। ऐसे चेक करते हैं, सपोज दोनों तो ये सेगमेंट दिया, ये बिल्कुल नजदीक से आके निकल गया, ये सर्कुलर सेगमेंट है आर रेडियस का। ये करंट आई आया, ये आई यहां आने के बाद यूं घूम के यूं गया, तो ये तो इनफाइनाइट वायर हो ही गई, ये तो इनफाइनाइट वायर हो ही गई, क्योंकि ये सेगमेंट तो बिल्कुल नेग्लिजिबल बोल रहा हूं। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, साफ दिखाई दे रहा है कितना आंसर आ जाएगा, ये यूं जाके यूं, इसकी वजह से बी आउटवर्ड है, इसकी वजह से बी आउटवर्ड है, सेमी सर्कुलर की वजह से बी इनवर्ड है, पूरे सर्कुलर की वजह से बी इनवर्ड है। तो क्या आंसर आएगा, अगर आप 1 2 3 लिखते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बी की वैल्यू B1 प्लस B2 प्लस B3 से लिखी जाएगी। B1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4 बाई आर आउटवर्ड। B2 सर्कुलर सेक्शन है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर इनवर्ड, और लास्ट है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, ये भी आउटवर्ड। ये दो चीजें जुड़ जाएगी। ये कितना आंसर आ गया चेक कर लो, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर डॉट प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर क्रॉस। इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें पाई से डिवाइड 4 हो रहा है, तो इसको नेगेटिव कर दो क्योंकि ये बड़ा है। आंसर देखना क्या लिख रहा हूं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर 1 माइनस 1 बाय पाई। चेक करना, इसको नेगेटिव कर लिया, नेगेटिव किया तो क्रॉस वाला बचेगा। फिर ये लास्ट स्टेप समझ में आ गया क्या, इसको क्रॉस करने के लिए नेगेटिव लगाऊंगा तो नेट फील्ड क्रॉस वाला बच गया। दिस इज योर आंसर। इसे पाई माइनस 1 पाई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात करना समझ में आ गई क्या आप सबको, ठीक है जी। अभी आपने ये सर्कुलर सेगमेंट के साथ इसका
कैसे मिक्सिंग हो रहा है, कैसे आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, ये आपने देख लिया। अब अगर आपके पास दो वायर्स आ जाएं तो उनके मैग्नेटिक फील्ड कैसे करते हैं, वही करना। तो आपको काम वही है क्या कि वेक्टर एडिशन ही लिखना है। V1 V2 आपको लिखना नहीं चाहिए और उनके वेक्टर एडिशन लिखने नहीं चाहिए। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों। जब दो स्ट्रेट कंडक्टर्स को लेकर सुपरपोजिशन उनका पढ़ेंगे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग इसकी कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे, नोट करेंगे, कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स को लेंगे। ठीक है, लेक्चर 4 में इतना ही है। यहां तक की सारी चीजें लिख लीजिएगा बच्चों। ओके।